नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की एकदम बेसिक एकदम बच्चों वाली बातें जो बहुत लोगों को नहीं पता रहती है। बहुत लोग भाई स्टॉक मार्केट को लेके काफ़ी बहुत उसको हाइप बना देते हैं, ये है वो है। स्टॉक मार्केट में क्या बोलते कि इतना पैसा चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक सिंपल सी जो बात रहती है ना, जो सिंपल सी बात रहती है उसको भी काफ़ी उसमें वजन डाल देते। तो क्या लग जो सिंपल चीज़ भी रहती है ना वो बहुत हार्ड लगने लगती है। यानी कि बहुत बड़ा भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक मार्केट में, आपको पहले ही बता देता हूँ। थोड़ा आपका अगर बेसिक क्लियर रहेगा ना कि भाई ये करना है वो करना है, तो फिर आप इसमें टिक सकते हो, काफ़ी लंबा टिक सकते हो। बेसिक मीन्स पहली बात तो आपको आपका एक टारगेट क्लियर रहना चाहिए कि मुझे ये टारगेट इसमें अचीव करना है। मैंने अगर 200 रुपये में लिया है तो मेरा टारगेट 250 है, तो 250 आना चाहिए तो ही एग्जिट करूँगा। और मुझे 190 आ गया और लॉस हो रहा है तो मैं एग्जिट कर लूँगा। अगर मेरी हिम्मत है उसको होल्ड करने की तो मैं हिम्मत करके होल्ड करूँगा। और अगर मेरा स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा है, ग्रोइंग बिजनेस है, फ्यूचर में डिमांड है, अभी भी डिमांड है, तो भाई फिर वो 200 से 150 भी आ जाए तो भी मैं होल्ड करूँगा। ये सारे थोड़ा बेसिक रहते हैं ना, आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अभी मैं बीच में पाइप वाली स्टॉक में फंस गया हूँ। एस्ट्रल करके है, पाइप वगैरह बनाती है, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है, तो अच्छा खासा मैं फंसा हूँ। तो मैं अभी तक एग्जिट नहीं हुआ हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है फ्यूचर में उसकी डिमांड है, बिल्डिंग मटेरियल्स की डिमांड है, पाइप्स की डिमांड है, बिल्डिंग्स बन रही है, ग्लोबली उनका बिजनेस फैला हुआ है, मार्केट में लीडर है, मार्केट कैप 50-60 हज़ार करोड़ के ऊपर है। तो मैं क्यों लॉस में एग्जिट हो? जो मैंने उसमें पैसा लगाया उस पैसे से मुझे घर तो नहीं चलाना है ना, कि मैं उसको पैसा निकाल के तुरंत में क्या जुए में लगा दूं कि डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए। तो ये सारी लालसा मन में नहीं रखना है। तुरंत 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 पैसा निकालने की ना मन में लालसा नहीं रखना है। तुरंत इसमें से निकाल के इसमें लगा दूं, इसमें निकाल के उसमें लगा दूं, और बाद में मान लो कि किसी स्टॉक में आपको डबल प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें से निकाल के भाई बजाज फाइनेंस के आईपीओ में लगा दो। आईपीओ लगा नहीं, यहीं से यहाँ से भी लॉस हो गया। तो ये सारे आपको शॉर्टकट नहीं मारना है और किसी दूसरे का स्टॉक देख के उसमें कूदना नहीं है। अगर किसी स्टॉक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसका पैसा निकाल के तुरंत आईपीओ में नहीं लगा देना है। ये सारी कुछ बेसिक क्लियर रखना है अपने माइंड में ना, क्लियर रखो। ठीक है। और भी बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी देखो कैसी है, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर फोकस करो। बाद में वो फोकस करो कि बिजनेस कैसा है, डिमांडिंग बिजनेस है कि नहीं। पावर का जैसे बिजनेस डिमांडिंग है, सीमेंट का बिजनेस डिमांडिंग है, बाद में सॉफ्टवेयर, आईटी, बैंकिंग डिमांडिंग सेक्टर है भाई, डिमांड है, उनकी डिमांड रहने वाली है। पेंट का सेक्टर देखो, तो ये सारे सेक्टर पे ऐसे पे फोकस थोड़ा ज़्यादा करो तो अच्छा होगा। और हाँ, कंपनी का आरओसी 20% से ऊपर होना चाहिए। बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है, माइक चालू है, हाँ, बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है तो उसका आरओई 15 से ऊपर होना चाहिए। तो बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी नहीं है तो उसका आरओसी 20 के ऊपर होना चाहिए। और फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी हुई कंपनी है तो उसका आरओई 15 से ऊपर होना चाहिए। सॉरी, वीडियो कट हो गया, तो समझ गए ना। जो नॉन बैंकिंग कंपनी है उसका आरओसी 20 के ऊपर होना चाहिए। अपनी कंपनी जाके देख लो है कि नहीं। और जो बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी उसका आरओई 15 के ऊपर होना चाहिए। और एक और बात, रुक जाओ, जो आरओसी मान लो कि आपने जो स्टॉक लेके रखा है उसका आरओसी 15 है, सपोज 15 है, तो क्या वो खराब है? जी नहीं। आपको अपनी कंपनी का आरओसी अदर कंपनी के आरओसी से कंपेयर करना होगा। आरओसी मीन्स क्या, मान लो कंपनी का आरओसी 20 है तो ये क्या हमको बताता है कि कंपनी 100 रुपया लगाती है तो 100 रुपये से कंपनी 20 रुपया अर्निंग करती है तो उसको आरओसी उसका 20 हो जाता है। अगर कंपनी 100 लगा के 10 रुपया अर्निंग कर रही है तो उसका आरओसी उसका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आरओसी हमारा हो गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई सेक्टर का आरओसी एवरेज आरओसी 10-12 ही रहता है। ठीक है, कोई कोई सेक्टर ऐसे रहते हैं जिनका आरओसी कम ही रहता है। क्या पता आपने कोई ऐसा सेक्टर लिया हो, स्टॉक लिया हो जिसका आरओसी 10-12 हो और मैंने बोल दिया 20 रहता है तो वो अच्छा रहता है। नहीं, आपको अदर कंपनी से भी कंपेयर करना है। सपोज एग्जांपल के लिए फार्मा का आरओसी 10 रहता है
और आपका आरओसी भी 10 है फार्मा का, तो आप अदर फार्मा की कंपनी से कंपेयर करो, क्या उनका भी आरओसी 10, 12, 9, 8, 10, 12, 13 आसपास है तो ठीक है, समझ गए। पर एवरेज देखा जाए एक कंपनी का आरओसी 20 से ऊपर ही अच्छा रहता है, उसको अदर से भी कंपेयर किया जाता है। जैसे कि जो पावर सेक्टर रहता है ना, माइक यार बार बार देख, जैसे कि जो पावर सेक्टर रहता है ना, बहुत पैसे वाला बिजनेस है, मतलब खर्चीला बिजनेस है, क्योंकि प्लांट बैठाओ, मशीन बैठाओ, उसके बाद जगह लो, ज़मीन लो, रजिस्ट्री कराओ, तो इन पे बहुत खर्चा रहता है। तो आप पावर का जैसे अडानी पावर, टाटा पावर उठा के देख लो, तो इनके ऊपर डेप्ट बहुत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी कंपनी खराब हो गई, डेप्ट है इट मीन उन्होंने कर्जा लेके रखा है नए प्लांट में पैसा लगाने के लिए, बाद में क्या बोलते कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नया प्रोजेक्ट मिला रहेगा, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो उन्होंने लोन उठाया रहेगा। तो इस पर्पस से भी आपको बिजनेस को समझना होता है। सपोज एक आईटी की कंपनी है, उसमें तो कुछ उनको प्लांट वगैरह बैठाना नहीं है, एक सेटअप करना है। मान लो कि आईटी की कोई कंपनी, उन्होंने अपना सेटअप ठीक है कर लिया, पर तो भी कंपनी लॉस में जा रही है और उल्टा कर्जा उठा रही है, और कर्जा उठाते और ही लॉस में जा रही है, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ये तो खर्चीला बिजनेस नहीं है ना कि आपको कोई प्लांट बैठाना है और सरकार से भाई साइन लेना है, कुछ पैसा भी देना है, मतलब नेता लोग से सेटिंग करना है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो उनका कंटिन्यू अगर डेप्ट बढ़ते जा रहा है तो समझ जाओ कुछ लफड़ा है, समझ रहे हो ना। और अगर जैसे पावर सेक्टर का मैं बोला और सीमेंट सेक्टर बोला, काफ़ी खर्चीला बिजनेस है। तो ये सेक्टर में जब पैसा लग रहा है, मान लो उनके ऊपर डेप्ट दिखाई देगा, टाटा पावर, अडानी पावर, तो वो भी देखो कि वो डेप्ट कम कर रहे हैं कि नहीं, और रिजर्व उनका बढ़ रहा है कि नहीं। ये सारी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें देखो, और पहला अगर आप बिजनेस को समझोगे ना, तो फिर वो बेसिक बात आप खुद ही समझ जाओगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिजर्व बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये सारी बातें रहती है। फिर दूसरा देखो कि उनके ऊपर, मान लो कंपनी के ऊपर 100 रुपये का अगर खर्चा है, तो क्या उनके ऊपर रिजर्व भी है क्या 200 करोड़ का, सॉरी 200 रुपये का, सॉरी एग्जांपल के लिए मान लो कि कंपनी के पास 100 करोड़ का कर्जा है, तो क्या उनके पास 200 करोड़ का रिजर्व पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो भी देखो। क्या 150 करोड़ का रिजर्व पड़ा है कि नहीं, जितना डेप्ट है उससे ज़्यादा उनके पास रिजर्व पड़ा है कि नहीं, वो भी देखो। एक ये बेसिक बात हो गई। और दूसरा, कंपनी का ईयर ऑन ईयर हर साल नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कि नहीं, वो देखो। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ज़्यादा मायने नहीं रखता, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि किसी किसी क्वार्टर में, किसी मान लो कि 2 महीना, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि सपोज मान लो कि 2 महीना अपना रशिया और यूक्रेन में लफड़ा हो गया, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के लिए रशिया और यूक्रेन में 2 महीने के लिए लफड़ा हो गया, और वहाँ पे टेक्सटाइल की बहुत डिमांड है, यहाँ से इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल, कपड़ा, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 महीना तो लफड़ा हो गया, तो कंपनी का 1-2 क्वार्टर रिजल्ट खराब आएगा, क्योंकि भाई वहाँ पे लफड़ा हो गया, एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके सेल्स में दिक्कत आ रही है, तो उनके नेट प्रॉफिट में दिक्कत आएगी। तो कंपनी नहीं खराब हो गई, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबली लफड़ा चल रहा है, एक बार लफड़ा शांत हो जाएगा तो वापस एक्सपोर्ट होगा। तो इन सारी बातें को भी देखा जाता है। सपोज एक और एग्जांपल बता देता हूँ, मान लो कि एक सिप्ला कंपनी है, उसका एक प्लांट है, वहाँ पे मेडिसिन बनाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, और वो किसी चीज़ का उल्लंघन करती है, क्योंकि फार्मा में क्या है ना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, बहुत सारे अप्रूवल लेने रहते हैं। तो वो मान लो एग्जांपल के लिए सिप्ला का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बम्बई में, मुंबई में, और वहाँ पे वो कुछ उल्लंघन कर रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे, और उसको यूएस एफडीए या भारत का एफडीए, उसको उस पर उसकी नज़र जाती है, और उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सीबीआई रिसर्च, या वो अपनी रिसर्च करते, या उस प्लांट को सपोज बंद कर देते कि भाई हम शॉर्ट टर्म 10 दिन के लिए आपका प्लांट बंद कर रहे, सील कर रहे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है आप उल्लंघन कर रहे हो नियमों का। तो क्या सिप्ला कंपनी खराब हो गई? जी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए 10 दिन थोड़ा लफड़ा हुआ है, अंदर सेटिंग करेंगे, वापस नियमों का पालन करेंगे, और वापस कंपनी का बिजनेस रन होगा, वापस कंपनी उसी तरह से नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो ये शॉर्ट टर्म में एक प्रॉब्लम आई, तो वो शॉर्ट टर्म का जो प्रॉब्लम है, नेट प्रॉफिट हमको क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई देता है। मान लो कि फरवरी में कुछ प्रॉब्लम आया, तो जून में हमको वो क्वार्टरली रिजल्ट में दिख जाएगा कि भाई फरवरी में प्रॉब्लम आया था, इसके वजह से जून का क्वार्टर खराब हो गया। तो इसके लिए क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए एक और मैं बता देता हूँ, बीएससी ने बीच में सीडीएसएल में अपनी होल्डिंग कम की थी 10-15%। तो जब होल्डिंग उन्होंने बेचा बीएससी ने, तो उनका नेट प्रॉफिट ना काफ़ी बढ़ के आ गया था। देखना कोई नेट प्रॉफिट ना किसी ईयर की किसी क्वार्टर में ना नेट प्रॉफिट बहुत बढ़ के आ गया था। तो लोगों को लगा कि बीएससी का धंधा तो बहुत भारी चल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, पर उनको ये नहीं पता। अगर जब डीप में तुम जाते और देखते कि उन्होंने सीडीएसएल की होल्डिंग बेची है, एक शॉर्ट टर्म मतलब बिजनेस उन्होंने डील किया है, बार बार तो सीडीएसएल की होल्डिंग बेचेंगे नहीं, इसके वजह से उनके नेट प्रॉफिट में उछाल दिखाई दे रहा है। तो ये एक छोटी छोटी महीन बातें रहती है जो हमको जाननी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। फिर उसके बाद बता ही दिया डेप्ट वगैरह, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। फिर क्या आता है, होल्डिंग्स आता है। किसी भी कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 30% से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पब्लिक का डायरेक्शन एक डायरेक्शन नहीं होता है। पब्लिक टुकड़ों में ट्रेड करती है। मैंने 10 क्वांटिटी बेचा, उसने 10 बेचा, इसने 10 बेचा, उसने 20 बेचा। मैंने 500 पे बेचा, उसने 400 पे बेचा, इसने 300 पे बेचा। डायरेक्शन एक हुई नहीं हुई। पर जब उस स्टॉक में एफआईआर्स, डीआईआर्स और प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा रहेगी, 80% से ज़्यादा रहेंगी, तो क्या होता है ना, एफआईआर्स और डीआईआर्स एक ही रेट में बेचते और एक ही रेट में खरीदते। अगर एफआईआर्स 500 के रेट से डील हो रहा है तो डीआईस भी 500 के रेट से ही माल उठा के दबा के उठाएगा। एग्जाम्पल भी दूंगा, वेट करो। और पब्लिक क्या है, मैंने 500 में उठाया, शर्मा जी ने 400 में उठाया, यादव जी ने 300 में उठाया, मिश्रा जी ने 200 में उठाया, आहूजा जी ने 100 रुपये में उठाया। तो डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। इसके लिए पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम रहेगी स्टॉक में उतना बेटर है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अंबुजा सीमेंट जाके उठा लो, जो बल्क डील हुआ है 4000 करोड़ के ऊपर की, सेम प्राइस पे हुआ है 625 पे। मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड वाले ने, मतलब मान लो कि एग्जांपल के लिए निपॉन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वाले ने जो लाखों क्वांटिटी में माल उठाया ना, वो 625 के रेट से उठाया। ऐसा नहीं कि बजाज वाले एचडीएफसी वाले ने 630 में उठा लिया तो अपना फॉरेन के इन्वेस्टर ने 200 के 600 के रेट पे उठा लिया, 550। नहीं, सेम ही डील हुई है उनकी, क्योंकि वो बड़े लेवल के, वो मार्केट को चलाते हैं और हम मार्केट के साथ चलते। वो मार्केट के साथ नहीं चलते, वो मार्केट को चलाते, तो वो अपने हिसाब से डील करते। इसके वजह से इनकी होल्डिंग्स काफ़ी मायने रखती है, इस बात पे ध्यान रखना। सायन डीएलएम करके स्टॉक है, अभी बीच में 800 करोड़ की डील हुई थी। डील फिक्स हुई थी, बड़े बड़े इन्वेस्टर लेंगे, म्यूचुअल फंड वाले लेंगे। किस रेट पे लेंगे, 745 पे कुछ डील हुई थी, मुझे याद नहीं, इसी पे। तो जितने भी 3 4 5 जो भी म्यूचुअल फंड वाले ने 800 करोड़ का माल उठाया, सब 745 के रेट पे ही उठाया है। तो इनका डायरेक्शन एक डायरेक्शन रहता है, बेचेंगे तो एक ही रेट पे, खरीदेंगे तो एक ही रेट पे, भरी बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। तो जिस भी कंपनी में प्रमोटर्स, एफआईआर्स, डीआईआर्स की होल्डिंग मिला के 80% से ज़्यादा होती है, तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट लगता है। 30% से ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग है तो मैं तो हाथ ही जोड़ लेता हूँ ऐसी कंपनी से। और हाँ, अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में, आपको 3 साल 5 साल हो गया और आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास 2 लाख पड़ा है, 3 लाख 4 लाख ऐसे पड़े अमाउंट ना, तो आप ज़्यादातर 50,000 करोड़ की ऊपर वाली कंपनी में ट्रेड करो। ठीक है, ट्रेड मीन्स नॉट ट्रेडिंग, ट्रेड मीन्स बाय सेल, जो भी आप करते हो, ठीक है, वो एक आपका पर्सनल डिसीजन बनता है आपको कौन सी कंपनी में करना है। पर मैं एक सेफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ जो मुझे लगता है, ठीक है। वैसे तो आपको 30,000 करोड़ के ऊपर वाली मार्केट कैप कंपनी में करना चाहिए, पर मैं एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलता हूँ। 50,000 60,000 करोड़ की जो मार्केट कैप वाली कंपनी रहेगी, उसके ऊपर वाली कंपनी में आप ट्रेड करो, वहाँ से सीखो। मिड कैप में ट्रेड करना सीखो, और क्या बोलते हैं, लार्ज कैप की जो कंपनी रहती है उसमें ट्रेड करना सीखो। जो निफ्टी 250 की कंपनी रहती है ना, निफ्टी 250 कंपनी रहती है, उसके अंदर वाली कंपनी में ट्रेड करना सीखो। ठीक है, निफ्टी 250 की जो कंपनी रहती है उसमें, वहाँ से सीखो। बाद में सीखने के बाद फिर आप स्मॉल कैप की ओर बढ़ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट स्मॉल कैप में मत चले जाना, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहते, काफ़ी अप एंड डाउन स्टॉक का प्राइस चलता है, तो आपको नहीं समझ में आता है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। अगर आपको और भी कुछ बेसिक बातें जैसे जाननी हो, जैसे मैं इस वीडियो में भूल गया रहूँगा, तो भाई आप कमेंट कर सकते हो कि इसके बारे में भी बता दो, उसके बारे में भी बता दो। जो भी सवाल जवाब रहेंगे
वीडियो में कमेंट कर देना, तो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ। जो भी मैंने आपको बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। मेरे किसी भी वीडियो में भाई बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। ध्यान देना, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस करोगे वो आप अपना करोगे, ना कि मेरा करोगे। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ, ग्रोइंग सेक्टर की ओर नए लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो सेक्टर ग्रोइंग करने वाला है, एग्जाम्पल बता देता हूँ, अडानी पोर्ट, पोर्ट का बिजनेस है, ग्रोइंग सेक्टर है। पावर का सेक्टर ग्रोइंग सेक्टर है। जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, उन सारे सेक्टर स्टॉक पे। सीमेंट के सेक्टर हो गए बाद में। और आपके कौन से हो गए, देखा जाए तो आईटी सॉफ्टवेयर, कौन सी कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, मार्केट में किसका दबदबा है, टीसीएस का ज़्यादा दबदबा है कि इन्फोसिस का ज़्यादा दबदबा है, पता लगाओ किसका दबदबा ज़्यादा है। और ऐसी सारी कंपनी में आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आप थोड़ा सेफ प्ले करते हो, डर भी नहीं लगता है और मार्केट के फ्लो के साथ चलते हो। MTNL, TTML और क्या बोलते हैं कि अपना रिलायंस पावर, JP पावर, सुजलॉन, इन सारे स्टॉक से भाई दूरी रहो तो ठीक है। जब अच्छा खासा एक बेसिक आपका जब स्टॉक मार्केट में क्लियर हो जाएगा, बेसिक बातें आपको आ जाएगी, समझ जाओगे चीज़ों को कि मार्केट कैसे चलता है, कंपनी नेट प्रॉफिट में भी झोल झाल करती है, जिससे स्टॉक का प्राइस भागता है और लोग फंस जाते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहता है 5%, पर स्टॉक का प्राइस भागता है 500%। एग्जाम्पल के लिए SGVN, RVNL, MTNL जाके उठा के देख लो, सेल्स ग्रोथ इधर है, स्टॉक का प्राइस इधर है। तो ऐसी चीज़ें भी करते हैं कंपनी वाले, जिसमें हम लालसा में आके, लालच में आके फंस जाते। तो आपको ऐसे नहीं फंसना है, अपना पैसा फ्रीज नहीं कराना है। तो भाई ध्यान देना, स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सिंपल चीज़ों से सीखो। जो टॉप कंपनी है उसमें ट्रेड करो, ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, 20% इसमें लग जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आने वाले समय में वो उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा, इतना कर्जा है, ये हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो टॉप कंपनी रहती है उनको पकड़ने की कोशिश करो।